हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल टाइम्स ऑफ बीएड क्लासेस में बहुत स्वागत है। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक शिक्षण की अवस्थाएं पढ़ेंगे। शिक्षण की अवस्थाएं यानी फेज़ भी आकर के आ सकता है और स्टेज, दोनों को ही अवस्थाएं ही कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि क्या दिया हुआ है, शिक्षण की कितनी अवस्था है और किस समय शिक्षण की कौन सी अवस्था होगी। तो पहला है कि यहाँ पे हम देखेंगे एक बार, शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य केंद्र अधिगम को प्रभावशाली बनाना है। अधिगम मतलब लर्निंग को। शिक्षण की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हमारी लर्निंग क्या हो, अच्छी हो। शिक्षण क्रियाओं को कुछ न कुछ परिणाम प्रदर्शित करना ही होगा, वरना ये क्रियाएं निरर्थक बनकर रह जाएंगी। इसका मतलब यह है कि जब शिक्षण क्रिया हो रही है, ये क्रिया हो रही है, तो उसका परिणाम क्या होना चाहिए, कुछ न कुछ बच्चों को सीखना चाहिए, उससे उनके व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। तभी तो कहा जाएगा कि अच्छी टीचिंग हुई है। उसके बाद आप जब शिक्षण की अवस्था आएगी तो थोड़ा सा इंट्रो देकर आपको ये तीनों अवस्थाएं लिखनी होंगी। शिक्षण की कौन सी अवस्था होती है, तो शिक्षण की ये 3 अवस्थाएं होती हैं। शिक्षण की पूर्व क्रिया चरण, इसको प्री एक्टिव फेज कहते हैं। प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग यानी टीचिंग से पूर्व की अवस्था। टीचिंग शुरू करने से पूर्व की अवस्था क्या होती है, तो प्री एक्टिव फेज होती है। और शिक्षण की अंतः क्रिया चरण, जिसको इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग कहते हैं। जब टीचिंग होती रहती है तो उसको क्या कहते हैं, इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग कहते हैं। और थर्ड है शिक्षण का उत्तर क्रिया चरण, पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग कहते हैं। यानी शिक्षण देने के बाद की जो चरण होता है, टीचिंग के जो चरण होती है, उसको कहते हैं पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग के बाद की अवस्था को। ठीक है, अब एक को हमें लेकर एक्सप्लेन करना होगा, तो देखते हैं आगे। यहाँ फर्स्ट फेज है पूर्व क्रिया अवस्था। पूर्व क्रिया अवस्था को अब देखेंगे, पूर्व क्रिया अवस्था क्या होती है। तो पूर्व क्रिया अवस्था में शिक्षक छात्रों को ज्ञान कराने का प्रयास करता है, शिक्षण की योजना बनाता है। यानी शिक्षण करने की योजना, इसको आप पॉइंट आउट करके लिख लीजिए कि क्या करता है, शिक्षण की योजना बनाता है, शिक्षण करने की योजना बनाता है और पढ़ाने की तैयारी करता है कि उसको कौन सी चीज़ कब और कैसे पढ़ानी है, पढ़ाने की तैयारी करता है। इस अवस्था में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व करता है। यानी कि वो तैयारी की अवस्था होती है। अभी शिक्षक क्या हुआ, पढ़ाना नहीं शुरू किया है, उसके पूर्व की जो अवस्था हुई, वो कौन सी अवस्था हुई, प्री एक्टिव अवस्था हुई। और इसमें क्या करता है, ये तैयारी की अवस्था है। किसकी अवस्था है, तो ये तैयारी की अवस्था है। इसको आप लोग एक लाइन में याद कर सकते हैं, लिख लीजिए कहीं। फिर अंतः क्रिया अवस्था क्या होती है, तो अंतः क्रिया अवस्था होती है, इस अवस्था में वे सभी क्रियाएं समावेशित होती हैं जो शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने के समय से लेकर पाठ वस्तु को प्रस्तुत करने के समय तक करता है। यानी कि जो शिक्षक है, ये क्लास में एंट्री कर रहा, तब से वो कोई चैप्टर जब तक पढ़ाया, वो सारी चीज़ें क्या हो गई, अंतः क्रिया अवस्था इंटरैक्टिव फेज की हो गई। इसमें है शिक्षक शाब्दिक या अशाब्दिक प्रेरणा प्रदान करता है, पाठ के विभिन्न तत्वों का वर्णन करता है, प्रश्न पूछता है और उत्तर सुनाता है। साथ ही साथ उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाने का क्या करता है, प्रयास करता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि शिक्षण कार्य से वह शिक्षक विद्यार्थियों को लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य करता है। उसके बाद शिक्षक की इस अवस्था में पहले तैयारी की गई शिक्षण की योजना का कार्यान्वयन करता है। यानी जो पूर्व की अवस्था में यहाँ पे तैयारी की गई थी पहली अवस्था में, दूसरी अवस्था में उसका क्या है, कार्यान्वयन। इसको आप कार्यान्वयन करके लिख लीजिए, कार्यान्वयन करता है। फिर हम लोग तीसरा फेज भी देख लेते हैं। तीसरा फेज क्या है, उत्तर क्रिया अवस्था का पोस्ट एक्टिव फेज में क्या होता है, तो इस अवस्था में
शिक्षण कार्य समाप्त हो जाता है, उसके बाद शिक्षक सीखे गए कार्य का क्या करता है, तो मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन का कार्य उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। मूल्यांकन हेतु शिक्षक विभिन्न प्रकार की मूल्यांकन प्रविधियों का प्रयोग करता है। जब मूल्यांकन करना है तो मूल्यांकन करने के लिए किसका प्रयोग करेगा, तो मूल्यांकन प्रविधियों का प्रयोग करेगा। मूल्यांकन करने के लिए किसका प्रयोग करेगा, मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन प्रविधियों का प्रयोग करेगा। अब हम एक एक इसको लेकर प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज को हम एक एक लेकर क्या करेंगे, डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट फेज में उद्देश्यों का निर्धारण पहली बार में करेंगे। यहाँ देखेंगे शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व अपने पाठन मतलब जिस पाठ को पढ़ाना है उसके उद्देश्य को निर्धारित करता है। वह उद्देश्य को व्यवहारिक परिवर्तन के संदर्भ में परिभाषित करता है। छात्रों के पूर्व ज्ञान एवं पूर्व व्यवहार, यानी कि इस पाठ को पढ़ाने से पहले जो उसका पूर्व ज्ञान है और पूर्व व्यवहार तथा अनुभव, कक्षा का स्तर, आयु, मानसिक योग्यता के आधार पर वह उद्देश्य बनाता है। ठीक है, तो उद्देश्यों का निर्माण एवं निर्धारण है। ठीक है, अच्छे से इसको आप लोग देख लीजिए क्या करता है, उद्देश्यों का निर्धारण करता है। और ये पूरी नोट्स हम क्या करेंगे, अपने टेलीग्राम ग्रुप में टाइम्स ऑफ बीएड क्लासेस के नाम से जो टेलीग्राम मेरा ग्रुप है उस पर हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो अभी आप इसको देख लीजिए और वहाँ से जाकर फिर पूरी नोट्स एक बार देख लीजिएगा। चलते हैं इसमें, नेक्स्ट है पाठ्य वस्तु का चुनाव। फिर हम पाठ्य वस्तु का चुनाव करेंगे, यानी कि हमने उद्देश्य बना चुका है, फिर हम पाठ्य वस्तु जो हमें पढ़ानी है उसको चूज़ करेंगे, उसका चुनाव करेंगे। इसके अंदर का आप लोग देख लीजिएगा, यह एक बार हम पढ़ दे रहे हैं। शिक्षण उद्देश्यों के बाद शिक्षक निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार पाठ्य सामग्री या पाठ्य वस्तु का चयन करता है। ठीक है, फिर थर्ड है क्या, शिक्षण शैली तथा तत्वों की व्यवस्था संबंधी कार्य। शिक्षण शैली कैसी होनी चाहिए, टीचिंग स्टाइल और तत्वों की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। पाठ्य वस्तु के चुनाव के पश्चात शिक्षक इस बात पर चिंतन करता है कि चयन की गई पाठ्य वस्तु को कैसे और किस शैली में पढ़ाए। ठीक है, ये टीचर का काम है, वो देखेगा, सोचेगा कि पाठ्य वस्तु को कैसे और किस शैली में पढ़ाए। इसके लिए वह पाठ के विभिन्न बिंदुओं को मनोवैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण ढंग से क्रमबद्ध करता है, जिससे कि छात्र अधिक से अधिक सरलता से पाठ को क्या कर सके, सीख सके। मतलब टीचर का मुख्य उद्देश्य होता है कि पाठ को सरल से सरल तरीके से अच्छा अधिगम अपने शिक्षार्थियों को कराना। तो शिक्षक शैली तथा तत्वों की व्यवस्था संबंधी कार्य, एक हो गया उद्देश्य का निर्धारण, उसके बाद पाठ्य वस्तु का जो पढ़ाना है उसका चयन हो गया, फिर क्या हो गया, शिक्षण शैली किस तरह से पढ़ाना है। यहाँ चौथा पॉइंट देखेंगे, शिक्षण की व्यूह रचनाओं के संबंध में निर्णय, यानी कि जो आपकी स्ट्रेटजी रहेगी किसी चीज़ को पढ़ाने के लिए, डिसीजन मेकिंग अबाउट स्ट्रेटजी। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे क्या है, डिसीजन मेकिंग अबाउट स्ट्रेटजी। शिक्षक जो रहेगा छात्रों की आयु, उसकी परिपक्वता, योग्यता आदि के आधार पर को देखते हुए, चिंतन करते हुए व्यूह रचना करेगा। आगे देखेंगे, यहाँ देखेंगे कि वही व्यूह रचना में सभी प्रशिक्षण संस्थान छात्र अध्यापक को विभिन्न व्यूह रचनाओं के विषय में इसलिए ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे कि कक्षा में सही व्यूह रचना आदि का चयन करें और शिक्षण कार्य को सुचारू रूप प्रदान किया जाए। फिर है इसी में पूर्व क्रिया में है, शिक्षण की पूर्व क्रिया जो है, इसी में एक लास्ट पॉइंट दिया है, शिक्षण युक्तियों का चुनाव। शिक्षण युक्तियों का मतलब क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी फॉर किसके लिए, स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर के लिए शिक्षण युक्तियों का चुनाव करेगा। अब शिक्षण युक्तियाँ कैसी होंगी, अब आप देखेंगे शिक्षण युक्तियाँ कैसी होंगी। यहाँ सेकंड अवस्था छात्रों का निदान है। छात्रों का निदान कक्षा में
कक्षा की आकार की अनुभूति के बाद वो क्या करेगा, छात्रों का स्तर कैसा है, पूर्व ज्ञान की योग्यता कैसी है, क्षमता, अभिवृत्तियाँ, अभिरुचि उसकी कैसी है, छात्रों की किस स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए छात्रों को, उसको वो सुनिश्चित कर लेगा कि हमें किस स्तर का होके हमने छात्रों को पढ़ाना है, इसको वो क्या कर लेगा, निश्चित कर लेगा। फिर थर्ड पॉइंट है क्रिया अथवा उपलब्धि या निष्पत्ति कार्य। यहाँ पर इनका संबंध उन क्रियाओं तथा प्रक्रियाओं या उपलब्धि से है जो शिक्षक और छात्र के कक्षा के अंदर होती है। इन क्रियाओं को शाब्दिक अंतर प्रक्रिया कहते हैं, वर्बल इंटरेक्शन और नॉन वर्बल भी कहते हैं। यहाँ पर वर्बल और नॉन वर्बल में बांट दिया जाएगा। इनमें उद्दीपकों का चुनाव किया जाएगा, उनका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, पृष्ठपोषण तथा पुनर्बलन तथा शिक्षण युक्तियों या प्रविधियों का प्रयोग करना अधिक महत्वपूर्ण क्रिया होगी। यानी किस टेक्निक से पढ़ाना है, किस प्रविधि का यूज़ करना है और उसमें कब फीडबैक और कब मोटिवेशन देना है, ये सब निश्चित रहेगा। तो ये सबसे कैसे निश्चित किया जाएगा, ये तो पहले उद्दीपकों का चुनाव किया जाएगा। उद्दीपक यहाँ पर शिक्षण, उद्दीपन तथा अनुक्रिया एसआर स्टिमुलस और रिस्पांस पर आधारित है। इसमें शिक्षक छात्रों के समक्ष शाब्दिक तथा अशाब्दिक उद्दीपन प्रस्तुत करता है। शिक्षण प्रक्रिया की सफलता इन्हीं उद्दीपकों के चयन पर निर्भर करती है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह ऐसे उद्दीपनों का प्रयोग करे जो कक्षा में अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हों। यानी चयन ऐसा होना चाहिए, वैसे उद्दीपक का चयन होना चाहिए जो कक्षा में प्रभावित करने वाले हों। उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण, जब हम उद्दीपक को चूज कर लिए हैं तो उसका प्रस्तुतिकरण भी बहुत ही मायने रखता है और उसका प्रस्तुतिकरण भी बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। फिर है पृष्ठपोषण तथा पुनर्बलन। अब ये क्या है, पृष्ठपोषण तथा पुनर्बलन, जो उद्दीपक का चुनाव हुआ, प्रस्तुति हुई है, फिर जो कार्य होगा उसका फीडबैक मिलना चाहिए और कार्य के दौरान हमें रेनफोर्समेंट। पृष्ठपोषण जो कार्य कर रहा है, पुनर्बलन से हमारा तात्पर्य उन परिस्थितियों से है जो विशेष अनुक्रिया की संभावना बढ़ाती है। इनके माध्यम से वांछित व्यवहार या अनुक्रिया को स्थायी बनाया जाता है। ये परिस्थितियाँ दो प्रकार की होती हैं, धनात्मक तथा ऋणात्मक परिस्थितियाँ। धनात्मक पुनर्बलन से व्यवहार में जो वांछित व्यवहार है उसमें बार बार होने की संभावना में वृद्धि होती है। यदि आप किसी से कहिए ये कार्य अच्छा है तो उस कार्य को वो बार बार करेगा, और आप कहिए ये कार्य तो बिल्कुल ख़राब है तो उस बालक की रुचि उस कार्य में नहीं रहेगी, तो ऋणात्मक पुनर्बलन कहा जाएगा। ठीक है। अब शिक्षण युक्तियों का विस्तार, जिस शिक्षण युक्ति से उसको पढ़ाना है, जो स्ट्रेटजी बनाई है, जो उद्दीपक लेना है, जिसका प्रस्तुतिकरण करना है, छात्रों की पृष्ठभूमि, पूर्व ज्ञान, आयु का स्तर के अनुसार वो युक्तियों का, मेथड का क्या करेगा, टेक्निक्स का चुनाव करेगा, वैसे ही छात्रों को पढ़ाएगा। अब अंतिम स्तर क्या है, उत्तर क्रियावस्था। जैसे हम पढ़ा चुके हैं, पढ़ाने के बाद अब उसका मूल्यांकन करेंगे कि बच्चों को कितना आया है, उस क्रिया को, उस स्तर को, ये तीसरा स्तर है टीचिंग का, तो इसको उत्तर क्रियावस्था कहते हैं, ऑपरेशन ऑफ द पोस्ट एक्टिव फेज कहते हैं। यह अवस्था शिक्षण के मूल्यांकन से संबंधित है। शिक्षक ने जो कुछ भी सिखाया उसका मूल्यांकन करेगा कि बच्चों ने क्या सीखा है। यहाँ मूल्यांकन करना इस फेज पे मुख्य कार्य है, मूल्यांकन। फिर है इस मूल्यांकन में शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन के वास्तविक रूप की परिभाषा। शिक्षण द्वारा जो टीचिंग हुई है उसके व्यवहार परिवर्तन की वास्तविक रूप से परिभाषा की जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब व्यवहार परिवर्तन के वास्तविक रूप को परिभाषित करता है, जिसे मानदंड व्यवहार, क्राइटेरियन बिहेवियर कहते हैं। इसके लिए वह छात्र में आए वास्तविक परिवर्तन की तुलना अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन से करता है। यानी जो व्यवहार परिवर्तन होना चाहिए उससे किस चीज़ की तुलना करता है, जो शिक्षण के बाद व्यवहार परिवर्तन हुआ है।
जो होना चाहिए और जितना हुआ है दोनों में क्या करेगा, कंपेयर किया जाएगा। यदि अधिकतर छात्रों में वांछित परिवर्तन आ गया है तो इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षण क्या हुआ, सफल हो गया और उद्देश्यों की प्राप्ति हो गई। यदि इसके विपरीत परिणाम आए तो वह शिक्षण की असफलता की ओर इशारा करता है। अब इसका सेकंड जो हम इसको कई भागों में बांटे हैं, पोस्ट जो टीचिंग होती है, टीचिंग की जो लेवल है उसमें जो दूसरे भागों में बांटे हैं वो है मूल्यांकन की उपयुक्त प्रविधियों का चयन। ठीक है, जो हमें मूल्यांकन करना है उसके लिए उपयुक्त प्रविधियों का चयन, सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट डिवाइस एंड टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन। शिक्षक छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के मूल्यांकन हेतु विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ, याद करिए आप लोग अच्छी तरीके से, विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ तथा वैध, रिलायबल, ऑब्जेक्टिव एंड वैलिड प्रविधियों का चयन करेगा। यानी कि जो मूल्यांकन हो रहा है वो मूल्यांकन कम से कम विश्वसनीय होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए और वैध होना चाहिए। तो ऐसी प्रविधियों का वो चुनाव करेगा। मूल्यांकन करते समय ऐसी प्रविधियों का चयन करना चाहिए जो ज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा गत्यात्मक, साइकोमोटर पक्षों का भी सही मूल्यांकन कर सके। क्राइटेरियन टेस्ट पर आजकल ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा है। आगे चलते हैं और इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं, प्राप्त परिणामों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन। जो प्राप्त परिणाम हुए हैं वो कितने सार्थक रहे हैं और कितने सार्थक नहीं हुए, इसका मूल्यांकन करते हुए टीचर क्या करेगा, अपनी स्ट्रेटजी में क्या करेगा, चेंज करेगा, चेंज कर देगा। शिक्षण की नीतियों, व्यूह रचना, प्रविधियों आदि में सुधार लाकर शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बनाने में लग जाता है। उपर्युक्त सभी क्रियाएं तथा अवस्थाएं एक दूसरे से संबंधित हैं। एक अच्छा शिक्षक इन तीनों अवस्थाओं में क्रियाओं को व्यवस्थित एवं समायोजित करके अपने शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाने का प्रयत्न करेगा। उसके बाद ये अवस्था दी गई है, इसको अपने आप माइंड में सेट कीजिए। मेरे ही चैनल पर इसका शॉर्ट वीडियो भी दिया हुआ है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। तीनों अवस्थाएं जब एक बार में हम लोग क्लियर करते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा स्थायी होती हैं। पूर्व अवस्था, अंतर क्रिया अवस्था और उत्तर क्रिया अवस्था। इसका शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा टॉपिक जो टीचिंग के फेज होते हैं, स्टेज होते हैं, फेज और स्टेज। टीचिंग का लेवल अलग क्वेश्चन है और स्टेज और फेज अलग क्वेश्चन है। इसको आप बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में कभी कभी हमसे ये गलतियां हो जाती हैं लेवल और स्टेज को सोचने में, और ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो ऐसी गलतियां ना होने पाए आप लेवल और स्टेज को बहुत ही अच्छी तरीके से समझिए। तो जो हमने अभी पढ़ा है वो स्टेज है। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।